हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आंसर है वह सही हो। कम से कम आज के दिन आपने जो साल भर मेहनत किया है उसके लिए यह ना हो कि आप कोई गलत उत्तर को लेकर और आज से आप तनाव में रहें। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि इस बार जो इतिहास में जो प्रश्न जो पूछा गया है वह टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो हैं इतिहास से जो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं वह कुल क्वेश्चनों की संख्या, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखें तो आपसे 16 प्रश्न यहाँ पे इतिहास का पूछा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है। अब इसमें एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है और मॉडर्न भी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें अब एंशिएंट की, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं एंशिएंट में, तो यह पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे है कि अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है, यानी अशोक के ये जो भी शिलालेख हैं धौली, इरागुड़ी, जौगढ़ और कालसी, यह आपको अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख और शिलालेख स्थापित किए थे। यह दीर्घ शिलालेख है जो 8 स्थानों से मिलता है और इसे चतुर्दांश शिलालेख भी कहा जाता है, जिसमें 2 तो पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। और ये मैंने पूरा वीडियो भी आपको, आप हमारे IAS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरा वीडियो इस पे मिल जाएगा। IAS पॉइंट दिल्ली यूट्यूब चैनल पे या SK पांडे हिस्ट्री आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा ये वीडियो मिल जाता है। ये मैंने जहाँ भी क्लास करवाया है सभी जगह यह क्लास मैंने करवाया है। तो इसमें स्थान है, जैसे ये आपको वृहत शिलालेख है। अब धौली यह आपको उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। इरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। जौगढ़ बच्चों मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि जौगढ़ उड़ीसा में है, यह आपका उड़ीसा में है जौगढ़। और कालसी यह आपको कर्नाटक नहीं बल्कि यह आपको देहरादून में है, देहरादून। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में। अब यह जो धौली और जौगढ़, थोड़ा सा क्योंकि आज आप सब भी उतने डिटेल्स में जानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि धौली और जौगढ़ यानी यह जो दीर्घ शिलालेख है अशोक का, दीर्घ शिलालेख, और इस दीर्घ शिलालेख को इसे चतुर्दांश भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें चतुर्दांश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पर 1 से लेकर और 14 तक के लेख हैं, उत्कीर्ण हैं इन सब पर। लेकिन धौली और जौगढ़ के साथ क्या है कि इस पे आपको 11, 12 और 13 लेख उत्कीर्ण नहीं है। 11, 12 और 13 लेख उत्कीर्ण नहीं है। मैंने पूरा लेख भी बताया कि किस पे क्या है, प्रथम शिलालेख में क्या है, द्वितीय शिलालेख में क्या है, वो पूरा डिटेल्स मैंने क्लास में करवाया है। तो चलिए, तो इसका अगर सही उत्तर हम लोग देखें तो सही उत्तर 1 और 2। इस बार थोड़ा ऑप्शन चेंज किया है, वह युग्म पूछ रहा है, तो नए बच्चों के लिए हो सकता है ये दिक्कत हो, तो केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म, यह आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़े बच्चों। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यह जो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें आप देखते हो तो इसमें जैसे आप देखते हो कि इसमें आपका है कि निम्नलिखित राजा और राजवंश, जैसे अब राजा और राजवंश आपसे पूछ रहा है। ननुक यह आपको चंदेल वंश के संस्थापक हैं। अच्छा, जय शक्ति जय सिंह या जेजाक भुक्ति के नाम से जाने जाते हैं, यह भी चंदेल वंश से जुड़े हैं, ये आपका गलत है। नागभट्ट द्वितीय यह गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। और जब आप देखते हो कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष से भी ये जुड़े हैं और इन्होंने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। अच्छा, भोज यह भोज आपको परमार वंश से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें तो यह आपको राष्ट्रकूट शासक तो दंती दुर्ग था, तो यहाँ पे संस्थापक भी रहा है। तो इस प्रकार से आप देखो तो अब इसमें कौन सा सही है, यानी केवल 2 युग्म सही हैं, यानी ए इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े बच्चों। अगर यहाँ पे आप देखो, अब प्रश्न पूछा है, ए सी है, सेक्शन सी है, ये आपको सीरीज सी है, जो हमारे पास है सीरीज सी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही है, तो 1, 2 और 3 तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, हाँ तीसरा प्रश्न आप देखो। अब तीसरे प्रश्न में क्या है बच्चों कि यहाँ पे तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है, और वह दिया हुआ है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। अब संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं। देखो, भौतिक संस्कृति का तो है, वहाँ पे संगम जो कविताएं हैं उनमें भौतिक संस्कृति का तो बताया जा रहा है, भौतिकतावाद तो दिखेगा ही, तो यह आपका गलत है।
वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण, अब वर्ण भी है वहां पे, लेकिन उत्तर भारतीय समाज से वह वर्ण अलग है, लेकिन वहां पे वर्ण है, ठीक है, वर्ग है, वहां पे चतुवर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण वहां भी विशिष्ट है। अच्छा, संगम कविताओं में समर शौर्य, अगर समर शौर्य नहीं होता तो वेनी का युद्ध आप देख रहे हो ना, उसमें चर्चा किया गया है वेनी का युद्ध, और वेनी का युद्ध समर शौर्य तो है ही, इसके साथ साथ जीवक चिंतामणि समर, उसमें आपको वीर यानी वीरता और युद्ध का तो चर्चा किया ही जा रहा है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत, तो जादुई ताकतों को असंगत नहीं बताया गया, गलत नहीं बताया गया, जादुई ताकत है, ठीक है। तो संगम साहित्य में जादुई ताकत को असंगत, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर बच्चों यह आपका बी होगा, इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो चौथा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों? चौथा क्वेश्चन जो है वह चौथा क्वेश्चन है कि किसके राजकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। देखो, योग वशिष्ठ यह आपको बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और योग वशिष्ठ का यानी इसे महारामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, और इसका मूल विषय जो है वह मूल विषय है आपको ब्रह्मवाद या अज्ञातवाद, जिसमें बताया जाता है कि संसार का अस्तित्व नहीं है। योग वशिष्ठ का आगे दारा ने भी किया है, इसका अनुवाद दारा ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है फारसी में, लेकिन अकबर के समय में यह निजामुद्दीन पानीपति यह अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद करते हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप देखो पांचवा, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। यहां तक से हमें क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, यह आपको बताया जा रहा है, इसको जोड़कर अब कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है? सही। अब रामानुज की शिक्षा अगर देखें तो रामानुज का शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। रामानुज ने बताया है कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन जो है वह भक्ति है, ईश्वर की प्रार्थना है, और भक्ति का मतलब क्या, यानी प्रार्थना, और भक्ति का दरवाजा सभी के लिए खुला है, सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सभी वर्ण के लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे सही निरूपित। अच्छा, वेद शाश्वत आत्मा, वेद को भी उन्होंने माना है, वेद की प्रामाणिकता को भी उन्होंने स्वीकार किया है, और वेद को भी वे प्रामाणिक मानते हैं, वे ईश्वर प्रदत्त रचना मानते हैं। अच्छा, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के, अब जैसे सत्य चित्त और आनंद के विषय में वह चर्चा कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से मोक्ष, ध्यान के माध्यम से मोक्ष नहीं पाया जा सकता है, मोक्ष पाया जा सकता है भक्ति के माध्यम से। अब सही निरूपित करता है कौन सा रामानुज की शिक्षाओं को, तो यह आपको उत्तर सही होगा, यानी इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग आते हैं, यह आपको छठा प्रश्न है। अब छठे प्रश्न को आप देखो तो छठे प्रश्न में आप देखते हो कि यहाँ पे है कि जैसे यह भी करेंट से जोड़ा गया है कि प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का, चलो ये जो भी किया। अब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सोमनाथ मंदिर यह आपको ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिर हैं, उसमें से एक सोमनाथ का मंदिर है। अलबरूनी आता है, और यह आपको गजनवी के समय आता है, और उस समय के समाज पर विशेष यह चर्चा करता है। अपनी किताबुल हिंद में वह रचना जो लिखा है तो समाज के विषय में बतलाया है, लेकिन उस समय के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के विषय में भी सांस्कृतिक जानकारी भी हमें मिल रही है, समाज और संस्कृति। तो यह सोमनाथ मंदिर का वर्णन तो करता ही है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर 1025 में यह आपको 15वां आक्रमण किया जाता है महमूद गजनवी का, ठीक है। तो महमूद गजनवी के साथ यह आते हैं, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ, और यह आपको 15वां आक्रमण किया जा रहा है महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर। तो अलबरूनी उसी समय के हैं, उसी के साथ आते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र पर भी तो उसने अधिकार किया था, ख्वारिज में खीवा पर भी तो उसने अधिकार किया था महमूद गजनवी ने। अच्छा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यह राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा नहीं बच्चों, बल्कि यह राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और इसको लेकर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था, और वह विवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इन्हें नहीं जाने दे रहे थे, बोले कि नहीं इस तरीके से आप मंदिर के उद्घाटन में जाओगे, इससे समाज को गलत मैसेज जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि बात मंदिर का नहीं है, अगर मुझे चर्च भी आमंत्रित करता, अगर मुझे आपका
मस्जिद भी आमंत्रित करता, मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए भी, चर्च का उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता तो मैं जाता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसको लेकर दोनों में बड़ा विवाद भी होता। तो खैर यहाँ पे सही अगर तीसरा हम लोग देखें तो तीसरा बच्चों एक गलत है, यानी केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आज आपका भी उद्देश्य है आंसर को जानना। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल्स भी करते चल रहे हैं कि केवल आंसर ही ना जाने, बल्कि उसके विषय में थोड़ा और डिटेल्स चीज़ों को हम लोग देख लें। अब भारत सरकार अधिनियम 1919, अब देखो ये क्लास में भी सारी चीज़ें करवाई हुई है। और प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अतिरिक्त अंतरित विषयों में, तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, तो जैसे 1919 में द्वैध शासन को लागू किया जाता है, द्वैध शासन यह आपको 1919 के अधिनियम में, और इसमें क्या हो रहा है तो 2 विषयों में, ये पूरे मैंने डिटेल्स बताया भी है और वीडियो भी पड़ी हुई होगी। तो इसमें आपको एक तो गवर्नर के अधीन शासन, गवर्नर के अधीन, और एक जो है वह आपको यानी विधायिका, ठीक है, तो विधानमंडल, तो इस तरीके से शासन। अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नर अपने परिषदों की सहायता से शासन करेगा। अब इसके पास सभी जो विशेष विभाग थे वह इसके पास थे। अब विशेष विभाग यानी स्थानीय स्वशासन को छोड़ दो तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, ये सारे आपको इसके पास थे। गवर्नर, शिक्षा उच्छा था इनके अंदर में, ठीक है। तो विधान स्थानीय स्वशासन, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से आरक्षित विषय में, हस्तांतरित विषय नहीं, आरक्षित विषय, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है तो उत्तर सही होगा। और ये पूरा कराया हुआ भी है। तो इसमें हम लोग देखें तो यानी 3, इसमें आप 2 निकाल दो, तो 2 निकाल दोगे ऐसे भी, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 निकाल दो आप, तो 1, 3, 4 आपका सही उत्तर तो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखें। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यह है आपको 42। अब जैसे यहाँ पे है मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किससे निर्दिष्ट करता था। देखो फनम जो है यह आपको सोने का छोटा सिक्का है, छोटा सिक्का, और यह आपको विजयनगर साम्राज्य में प्रचलन में था। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, ये मैंने क्लास में भी बताया है। विजयनगर साम्राज्य में जैसे आपको सबसे जो प्रमुख वहाँ का मुद्रा था वह था में क्या कहते हैं पैगोडा, पैगोडा उसे कहा जाता था। सबसे फेमस जो वहाँ का मुद्रा था वह पैगोडा के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे वहाँ पे आप देखते हो तो ये सी सेक्शन, सी वाले में 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको सिक्का होता था, पैगोडा के नाम से जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य में, और उसे आपको बराह कहा जाता था, जिसे हून पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था। उसी प्रकार आप देखते हो तो आपको सबसे छोटा सिक्का होता था वह फनम, या फिर इसे प्रताप के नाम से भी जाना जाता था, और यह सोने का सिक्का था, और चांदी के सिक्के तार कहलाते थे। तो फनम और प्रताप, ये 2 चीज याद रखना। यह आपको सोने के छोटे सिक्के थे जो फनम और प्रताप कहलाते थे। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो वहाँ का सबसे जो फेमस जो मुद्रा है वह है वराह, वराह, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही हून या पैगोडा के नाम से जाना जाता है, पैगोडा के नाम से, ठीक है। तो यह आपको फनम क्या है, तो यह एक सिक्का है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आप देखते हो 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों। अब 43 नंबर क्वेश्चन को आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरिंद्र कुमार घोष, अब इन्होंने क्या किया था, तो युगांतर पत्रिका के नाम पर युगांतर क्रांतिकारी संगठन इन्होंने चलाया था, बंगाल से जुड़े हैं, ठीक है, ये सब वही हैं। जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी भी, यह भी आपको बहुत ही उस समय के क्रांतिकारी थे, और ये अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन दोनों से जुड़े हैं। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, और इसके साथ साथ आप देखते हो तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आगे चलकर HSRA बनता है 1924 में। अच्छा, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले जैसे जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था तो उस समय इन्होंने बम फेंका था और वायसराय के ऊपर। उसके बाद फिर ये जुड़ जाते हैं गद्दर क्रांतिकारियों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे गोला बारूद भी
लाया जा रहा था। तो यह आपको जुड़ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे आप देखते हो तो इसमें केवल 3 सही होगा, केवल 3 सही होगा, ठीक है, केवल 3 सही होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो प्रश्न आपको क्रिप्स मिशन पे पूछा हुआ है। अब क्रिप्स मिशन पे जो प्रश्न बच्चों यहाँ पे पूछा है, तो क्रिप्स मिशन पे अगर प्रश्न को हम लोग देखें तो यहाँ पे पूछा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत सावधानी से सुनना। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लास में हो चुकी है, सभी जगह मैंने क्लास में कराया है। और यह दबाव में आता है, अमेरिका चीन के दबाव में आ रहा है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जा रहा है। और यह क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं इसके अध्यक्ष बनकर, वे कुछ प्रस्ताव लाते हैं और प्रस्ताव क्योंकि उनका कोशिश है कि भाई भारत इस युद्ध में साथ दे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड फेज में वह एक्सचेंज हो जा रहा है। तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। देखो सतर्क हो जाओ, संविधान सभा में संविधान सभा, प्रांतीय विधानसभा और 2 वर्ड आ रहा है, और भारतीय रियासतों द्वारा। तो यहां पे क्या है कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा कैसे सदस्य होंगे, यह होंगे निर्वाचित, और भारतीय रियासतों द्वारा कैसे होंगे, नामित। तो यह प्रस्ताव रखा था, ये गलती कराया, यानी पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब बचा क्या, दूसरा है, तो दूसरा को आप देख लो। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह वही स्थिति को बनाए रखे, पहले वाली स्थिति को बनाए रखे। और तो यह आपका केवल 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, केवल 2, यह आपको सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो 45। अब 45 को आप देखो, 45 में क्या है, तो 45 में भारतीय इतिहास में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करें। मूल ग्रंथ क्या है, मूल ग्रंथ उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं। अब परिशिष्ट पर्व, 63 सलाका तो महापुराण इसमें, जिसमें 63 सलाका पुरुष का चर्चा किया गया, दोनों ही जैन ग्रंथ हैं, यानी ये दोनों। अब इसमें कोई भी विवाद नहीं है, 1 2 4 तो सीधा आ गया। अब नीति प्रकरण यह आपको बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, ठीक है। और अवदान शतक यह भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब डिटेल्स में यहाँ पे अभी कोई आपका, क्योंकि अभी आपको केवल आंसर जानना है, डिटेल्स भी इसका हम लोगों ने क्लास में सारा किया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें तो हाँ 46। अब यहाँ आप देखो तो यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित युगों पर विचार करें। क्या, आर्यदेव। आर्यदेव जो हैं ये आपको जैन विद्वान नहीं है, बल्कि यह आपका बौद्ध विद्वान है, बौद्ध, ठीक है, आर्यदेव। और ये शून्यवाद के भी, ये भी शून्यवाद के प्रवर्तक थे, नागार्जुन के समय के हैं। अच्छा, दिगनाथ, दिगनाथ को आप देखो तो ये बौद्ध विद्वान है। नाथ मुनि यह आपको वैष्णव विद्वान चोल काल से संबंधित है, ठीक है। तो यानी अब इसमें फिर वही पूछ रहा है कि युग में, तो एक नहीं बल्कि 2 जोड़ा सही है, तो केवल 2 युग में सही है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आप देख लो 47। 47 में क्या है बच्चों, 47 में है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण। अब पहला मंगोल आक्रमण यह कब हो रहा है, जलालुद्दीन खिलजी के समय में थोड़ा ही हो रहा है, बल्कि पहला मंगोल आक्रमण तो 1242 ईस्वी में ही हो जा रहा है, हलाकू के नेतृत्व में। और उस समय मंगोल का थोड़ा ही था 1241 में, 1241 में तो बहराम शाह था। तो सीधा सीधा एक गलत है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं बल्कि बहराम शाह, बहराम शाह के समय में। और आक्रमणकारी कौन था, कौन मंगोल आक्रमणकारी था, हलाकू था, हलाकू इसके समय में हो रहा है। कब हो रहा है, 1241 में। ऐसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में चंगेज खां आया था, लेकिन आक्रमण थोड़े ही किया। पिछले ही वर्ष प्रश्न पूछा था, वह ख्वारिज्म के जो राजकुमार है मंगबरनी का पीछा करता हुआ आता है, लेकिन उसमें इल्तुतमिश ने उसको किसी तरीके से सहायता नहीं दिया और अपनी सूझबूझ से वह राजनीतिक कुशलता से उसने सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमणकारी आते हैं और दिल्ली तक वे घेरा डालते हैं। बहुत सारे मंगोल जो है वे मंगोल परिवर्तित भी हो गए थे इस्लाम धर्म में, वह जलालुद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में ही हुए थे।
अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। बिल्कुल वह अस्थायी रूप से हारा था। तो यहां अगर आप देखो तो यहां यानी पहला गलत है। अब पहला गलत है तो पहला आप निकाल दो ऑप्शन से, पहला गलत। तो पहला गलत ऑप्शन से जब आप निकालोगे बच्चों तो पहला गलत, ठीक है। अच्छा, पहला ऊपर कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला तो गलत है, अब पहला गलत है और केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। क्या है? हाँ, केवल 2 सही। मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य के उत्तर पश्चिम में अस्थायी रूप से हार गया था, नहीं अस्थायी रूप से हारा, तो केवल 2 सही है। यानी 47 में हम लोग देख लें तो 47 में केवल 2 सही है, ठीक है। पहला गलत है साफ साफ, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट आपका गलत है, तो फर्स्ट गलत है, 2 तो सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। और कोई ऑप्शन वैसा है नहीं, केवल 2 सही है। नेक्स्ट चलिए आते हैं 48। अब भारतीय इतिहास के संबंध में कुलाह दारन। अब देखो कुलाह दारन जो है, कुलाह दारन यह आपको एक प्रकार का पॉइंटेड कैप था, पॉइंटेड कैप, नुकीले टोपी, ठीक है। यह आपको कुला यानी कुल, ऐसे कैप को धारण और उसे ग्रहण करना, पहनना, धारण करना, तो उसे कुल कहा जाता था, कुला। तो यह आपको सैयद सुल्तान उल्तान भी जारी किया, सैयदों के द्वारा यह धारण किया जाता था। नेक्स्ट आप देखते हो तो 49। अब 49 में यहाँ पे प्रश्न है, थोड़ा सावधानी से इसको देखने की जरूरत है। और यह जो प्रश्न है कि भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्व तटीय क्षेत्र में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किया। अब गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीन पर, ठीक। अच्छा, अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था, बिल्कुल सही है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब यहाँ पे गजपति शासक को आपको देखते हो तो गजपति शासक आपको यहाँ पे, क्योंकि डचों ने जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी वह 1610 में स्थापित की थी पुलिकट में, तो उस समय तक तो गजपति शासक थे नहीं। गजपति शासक का अगर समय काल की बात की जाए तो इनका समय काल 1439 से लेकर और 1541 तक रहता है। तो इनका तो 1439 से लेकर और 1541 तक ही रहता है। और यहाँ तो आपको 1610 में एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी डचों को, तो गलत हो गया भाई। अच्छा, पहला गलत हो गया, आप हटाओ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला हटाओ आप, पहला हटाओ आप, ठीक है, पहला हटाओ आप। ऐसे भी आंसर आपका आ गया 2 और 3, 2 और 3 आंसर आ गया, केवल 2 3। अब अल्फ्रांसो दूसरा सही है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि, और वह जो प्रतिनिधि यानी उस समय वहां पे जो शासन है तो चंद्रगिरी के राजा से, किससे ली थी? तो अंग्रेजों ने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, वह रिप्रेजेंटेटिव था चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से यह आपको लिया गया था। तो ये आपका आंसर जो है यह बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। अब यह लास्ट क्वेश्चन है और वह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सही है। तो न्यायिक दंड के परिणाम कोई व्यक्ति दास हो सकता था। कौटिल्य बतलाता है दासों के संदर्भ में कि दासता कैसे, क्योंकि मनुस्मृति में भी दास का चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है। अच्छा, स्त्री दास अपने मालिक के संपर्क से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, यानी दासता से मुक्त हो जाती थी। तो ऐसे भी दास बनाया जा सकता है और ऐसे दासता से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, नहीं कानूनी हक नहीं मिलता था। तो केवल इसका सही होगा 1 और 2, यह इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इतिहास को हम लोगों ने देखा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू सभी को।